अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और आज जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 बॉन्डिंग। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा पेपर में कि भाई बॉन्डिंग क्यों करता है? कोई भी एटम उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो बॉन्डिंग करे? तो देखें दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। देखें अगर बॉन्डिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास आए ना, तो आप समझ जाएँ कि वो स्टेबिलिटी की तरफ वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है? चाहे वो अपना डुप्लेट बनाए चाहे ऑक्टेट बनाए, वो केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए करते हैं स्टेबिलिटी की वजह से। अच्छा, इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एनर्जी है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि नहीं पढ़ाया जाता है इंटर के अंदर ना, तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या चीज़ होती है? अच्छा जी, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियोइड ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, यानी दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये उसकी बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आगे मेंशन है द स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डिंग एटम द स्मॉलेस्ट इन लेंथ ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे द स्मॉलर इज द लेंथ ऑफ द बॉन्ड, यानी जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना छोटा बॉन्ड होगा आपके पास। ठीक हो गया, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको टेबल गिवन है सबके लिए, आप इसमें से चेक कर सकते हैं रेंडमली वैल्यूज। बस बॉन्ड लेंथ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और बॉन्ड लेंथ का ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे बॉन्ड लेंथ जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल रेफर्स टू द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, ये बात हमें पता है। द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स दैट कंटेन अ पेयर ऑफ बॉन्डिंग अराउंड द सेंटर इन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी, बॉन्डिंग एंगल ये हम आगे देखेंगे। इसी एग्जांपल से, जैसे वाटर के अंदर क्या बन रहा है, मीथेन में क्या बन रहा है, तो आप जिस यहाँ पे एक आइडिया ले लें कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए बस। आगे आते हैं जी बॉन्डिंग की टाइप्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 क्लास में भी पढ़ा है हमने आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब एक एटम कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक बॉन्ड्स की। मेटल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। यूजुअली ग्रुप 1 है, 2 और 3 के एलिमेंट्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और ग्रुप 5 6 7 ये वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेते हैं। ठीक हो गया। कंडीशंस होती हैं कुछ आयनिक बॉन्ड के लिए जो ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। इनकी कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहले कि एक एलिमेंट उसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या बात होती है कि इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड में दो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी क्लोरीन क्लोरीन आपस में आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आपसे सवाल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए पेपर में जो भी सवाल आते हैं ना आपके पास, उसमें ये पढ़ा गया था कि इट इज नॉट ट्रू व्हेन इट्स कम टू आयनिक बॉन्ड। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देंगे। अब ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए, दे कंप्राइज ऑफ एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, आयनिक बॉन्ड लो इन पोलैरिटी। देखिए अभी मैंने आपको कुछ बताया पीछे, तो आप वहां से स्टडी करें और फिर मुझे इसका जवाब बताइएगा। ओके जी, अभी हमने पढ़ा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि HCl क्या फॉर्म करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो जो भी आपका आंसर है आप पहले अभी लिख लें अपने पास, तो फिर वीडियो थोड़ी आगे चलेगी तो फिर आपको चीज़ें और समझ आएंगी। जैसे हमने आयनिक पढ़ा वैसे ही हम कोवेलेंट की बात कर लेते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है? इसमें सिमिलर एटम्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और गैसेस होती हैं यूजुअली। ठीक हो गया। अच्छा, हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा ये, सिमिलर के दरमियान भी बन सकता है, डिसिमिलर के दरमियान भी बन सकता है। और जो मेन बात है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा ना इसका, वो 1.7 से कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज होती हैं आपके पास। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कम है 1.7 से तो कोवेलेंट बॉन्ड, ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड, और अगर एग्जैक्टली 1.7 है तब भी वो आयनिक बॉन्डिंग करता है। ठीक है, इसीलिए HCl और HF वाला एक बड़ा मशहूर सवाल है इसके अंदर कि HCl आपके पास 17% आयनिक करेक्टर होता है और HF के अंदर 64% आयनिक करेक्टर होता है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा काइंडली। आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। इसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर बच जाता है आपके पास। जैसे यहाँ पे NH4 की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है वो बचेगा। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं ये NH3। अब यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये देखें एक ही के पास जा सकता है।
यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर अगर बच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आगे चले जाते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। देखिए जहाँ पे भी टर्म पोलर आ जाए तो इसका मतलब होता है प्लस माइनस, ठीक हो गया। यहाँ पे वो आगे बता रहा है कि ये जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटीज पे फर्क पड़ता है। क्या कहते हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। डिफरेंट होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, आपके पास एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इन दोनों की वजह से आपके पास पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। अच्छा जी, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नहीं पता होता, वो फंसते हैं पेपर के अंदर कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है एटम्स के पेयर के दरमियान और हाई एफिनिटी होती है उसकी, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे भी लिखी हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग अ हाइड्रोजन एटम लोकेटेड बिटवीन अ पेयर ऑफ अदर एटम्स। अब देखें डिफरेंट एटम्स का पेयर है और उसके दरमियान हाइड्रोजन आके लग जाएगा, ठीक है। हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, अब एफिनिटी वैल्यू बहुत होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नियर बाय। अब हाइड्रोजन तो उसके साथ लगा हुआ है लेकिन वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट जो नियर बाय एटम्स है ना उसको भी अपनी तरफ खींच रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे एक और बात नोट डाउन करें कि एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो होता है कि वाटर जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफरेंटली बिहेव करता है वो इसी वजह से करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा जी आगे चलें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में क्या होती है, ये सारे की पॉइंट्स थोड़े से पढ़ लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमेना होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप के, साइज, एनर्जी, ओरिएंटेशन वो मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ और वो कुछ शेप्स बनाते हैं, ठीक है। वो कुछ शेप्स बनाते हैं जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अच्छा अब वो जो आपस में मिलते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशंस के साथ तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल होता है, तीन p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। sp2 में क्या होगा, एक s होगा, दो p होंगे, और sp में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है। ये आपका इनऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको यहाँ से समझनी है, यूट्यूब से समझनी है, तो वहां से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, अगेन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज होती है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। तो देख लें बॉन्ड पेयर क्या चीज होती है कि बॉन्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इन अ बॉन्ड, और लोन पेयर जो अकेला बच जाता है, ठीक है। ऑलवेज इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में नहीं होगा, ठीक है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। अच्छा अभी तक जितनी बातें की ना ये उसका नटशेल है, यानी आप पिक्टोरियल के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि भाई आयनिक बॉन्ड हम क्या बताया गया था, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बताया गया, कोऑर्डिनेट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्ड लेंथ आ गया, फैक्टर्स जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं, बॉन्ड एंगल, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था तो मैंने कॉपी किया है इसको, तो आप काइंडली इसको देख लीजिएगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है, इसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। अच्छा जी अभी तक आपने इतना पढ़ लिया तो आप इन सवालों के जवाब आप बिल्कुल दे सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें से कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, इफ अ बॉन्ड इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर एक बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक होगा, मेटालिक होगा, कोवेलेंट होगा, डायपोलर होगा, कौन सा होगा। एटम अंडर को बॉन्डिंग, या शुरू में बताया कि कोई भी एटम बॉन्डिंग क्यों करता है, तो ये तीन सवालों के इसका जवाब दे दीजिएगा काइंडली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक हो गया, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको कुछ चीज़ें इसमें से बता दूं, जैसे ये ASEP लिखा हुआ है, ASEP का मतलब होता है एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी BP प्लस LP, कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ASEP आ जाता है। ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये स्ट्रक्चर है, ये एंगल है। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं मीथेन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए CH4 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तो मुझे पता है कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा 4, क्योंकि 4 एटम आपस में यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन का। बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 1 2 3 4, बॉन्ड भी 4 बना रहे हैं। कोई
एटम यहाँ पे बचा है, लोन पेयर है कोई नहीं जी, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ठीक है। टेट्रा कर देना, बाकी आप समझ जाएंगे इसको। और टेट्राहेड्रल अगर है तो उसका एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये पेपर में आता है। अब पेपर में पांचों तो नहीं, लेकिन ये पांचों रिपीट बहुत होते हैं। और आपसे गुजारिश है कि काइंडली इसको बार बार कीजिएगा और रट लीजिएगा इसको, क्योंकि पेपर में रिपीट बहुत होता है। आपकी आसानी के लिए अगली स्लाइड पे मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। तो लेकिन पहले आपने क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है और फिर चेक करना है मेरे आंसर्स को, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल भी पेपर के अंदर आते हैं जो कि बड़े आसान होते हैं। फॉर एग्जांपल कि डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी का यूनिट क्या होता है, NH4OH कौन सा बॉन्ड बनाएगा, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सबसे ज़्यादा हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, हाई बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट नहीं होती तो क्यों नहीं होती, बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, वाटर के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, sp2 कौन सा एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल जो अभी मैंने बताया, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं ज़रा एनईडी के पास्ट पेपर्स की तरफ और देखते हैं कि एनईडी वाले हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं पहला सवाल। अ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोसेसिंग, ठीक है, अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। यानी वो पूछ रहा है कि O2 अगर आपने बनाना है तो आप किस तरीके से बनाओगे। द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आ गया आयनिक बॉन्ड आ गया आपका। इफ एन एलिमेंट ग्रुप 1 है कंबाइन विद 7 है, देखें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं आयनिक बॉन्ड को, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, स्लाइड्स पे मौजूद है सारा कुछ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई बॉन्ड एनर्जी, याद रखिएगा हाइड्रोजन फ्लोरीन, इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है हमेशा, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन क्यों होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो टेट्राहाइड्रल शेप, इसमें से किसका टेट्राहाइड्रल शेप नहीं होता। अच्छा, द हैलोजन आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इसको अगर नहीं समझ आया तो पीरियोडिक ट्रेंड आप देख लीजिएगा, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये 29 क्वेश्चन हैं, कुछ मैंने अपनी स्लाइड पे लिए तो ऑलमोस्ट 35 से 40 सवाल आपके बन जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होंगे आपके, ठीक है। तो इस चैप्टर को लाजमी कीजिएगा और कोई बात समझ नहीं है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। थैंक यू।